Hello and welcome to the channel Shining Stars Always with You. We'll see the explanation of International Organizations Part 4 or United Nations Standards Organizations Part 4. If you want the explanation of whole chapter, you can go to the description box and can click the link for the whole chapter. अगर आप पूरे चैप्टर की डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फुल चैप्टर का लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा. लेट्स स्टार्ट विद इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स. मेन टेक्स्ट पर हम बढ़े इससे पहले जो ग्रीन बॉक्सेस हैं इनके बारे में मैं कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ. ये सारे ग्रीन बॉक्सेस मैं एक साथ नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी और इसके साथ ही जो न्यू एडिशंस हैं सीबीएसई में यूनेस्को, यूनिसेफ और आईएलओ उसके बारे में भी मैं बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स. अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड पॉइंट है, क्या व्यू पॉइंट है यूएन रिफॉर्म्स के को लेकर. इंडिया क्या सोचता है कि क्या यूएन में रिफॉर्म्स होनी चाहिए. इंडिया ये समझता है कि बहुत ज़रूरी है यूएन का मजबूत होना और रिफॉर्म करना इस चेंजिंग वर्ल्ड में. इंडिया सपोर्ट करता है यूएन का बढ़ा हुआ रोल, यानी कि यूएन को और अच्छा रोल प्ले करना चाहिए डेवलपमेंट और कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए कंट्रीज़ में. इसके अलावा इंडिया ये बिलीव करता है कि डेवलपमेंट जो है यूएन का सेंट्रल एजेंडा होना चाहिए, यानी कि मेन एजेंडा होना चाहिए, क्योंकि ये डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है अगर हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी चाहते हैं. ओके. अब एक इंडिया का जो मेजर कंसर्न है, जो इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ रिफॉर्म्स चाहता है, ये इंडिया का मेजर कंसर्न है. इंडिया कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल स्टैटिक ही रहा है, यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी सीट्स बढ़ी ही नहीं, वो जैसा था वैसा ही रहा है. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जबकि मेंबरशिप बढ़ गई है. आपको पहले भी बताया कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है तो इन जितने भी मेंबर्स हैं वो जनरल असेंबली में बैठते हैं. ठीक है. सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स तो बैठते ही हैं, इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स बैठते हैं. तो इंडिया कहता है कि जनरल असेंबली की तो मेंबरशिप बढ़ गई, लेकिन आपने सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाई ही नहीं, और कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है. ठीक है. जो कंट्रीज हैं उनको, जितनी आई हैं जो यूएन में हैं, उनको अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है. अगर हम अच्छा रिप्रेजेंटेशन देंगे यूएन में तो कहीं ना कहीं पूरी जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, जितने भी मेंबर्स हैं, ये यूएन को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और यूएन को ज़्यादा प्रमोट करेंगे. तो यही मेन चीज़ है. ठीक है. अब यहाँ पर ये हल्का सा ये बता रहा है कि 11 to 15 हो गई थी 1965 में सिक्योरिटी काउंसिल की सीट्स. ठीक है. लेकिन परमानेंट मेंबर्स 5 ही रहे. ओके. और जो बढ़ाव आया, जो 11 to 15 हुई हैं जो सीट्स, जो बड़ी हैं सीट, वो नॉन परमानेंट मेंबर की बड़ी है, परमानेंट मेंबर की तो बड़ी ही नहीं. ठीक है. इंडिया ये बात कहता है कि एक फैक्ट है कि यूएन जनरल असेंबली में जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं. ठीक है. और अगर कोई भी रेजोल्यूशन या कुछ भी ऐसा आता है तो डेवलपिंग कंट्रीज के पास भी तो इतना एक अच्छा रोल होना चाहिए उन डिसीजन को बनाने का जो उनको अफेक्ट करते हैं. यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी तो रिप्रेजेंटेशन दो, क्योंकि जो यूएन जनरल असेंबली में जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग है. तो अगर डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो यूएन के फैसले हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को भी अफेक्ट करेंगे, तो उनके पास भी ये रोल होना चाहिए कि वो अपने कि वो भी, उनके पास भी डिसीजन पावर हो. ठीक है. अब इंडिया ये सपोर्ट करता है कि परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स दोनों ही बढ़ा दिए जाएं, उनकी जो सीट्स हैं वो बढ़ा दी जाएं. ओके. और सिक्योरिटी काउंसिल में डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा और ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जनरल असेंबली में डेवलपिंग कंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं. अब इंडिया खुद भी ये विश करता है कि परमानेंट मेंबर इंडिया को भी होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में.
अब इससे पहले हम क्यों होना चाहिए साइड में कार्टून देखो, डू वी वांट टू अपोज बॉसिज्म ऑफ द बिग फाइव और डू वी वांट टू जॉइन देम एंड बिकम अनदर बॉस। ये कह रहा है कि क्या हम सिक्योरिटी काउंसिल का इंडिया इस वजह से विरोध कर रहा है क्योंकि बस उसे एंटर होना है, या फिर वो सचमुच विरोध करने के पक्ष में है। या देखो कहीं ना कहीं इंडिया के अपने इंटरेस्ट्स भी हैं और इंडिया के जो यूं कहें कि कम्युनिटी इंटरेस्ट भी हैं। देखो कम्युनिटी वाइज तो ऐसा हुआ ना कि डेवलपिंग कंट्री भी कोई नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में, देन हमारी फॉरेन पॉलिसी भी ऐसी है जो कि सभी कंट्रीज की का कोऑपरेशन चाहती है और सभी कंट्रीज का डेवलपमेंट चाहती है, तो क्यों नहीं ऐसी कंट्री को सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए। और दूसरी चीज, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट भी है। चाइना एक वीटो बिल्डिंग मेंबर है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना वीटो बिल्डिंग मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल में। हम अगर वीटो बिल्डिंग मेंबर होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। और भी अगर इसके अलावा आपके पास पॉइंट्स हैं, क्योंकि टाइम की पॉजिटिव होने के कारण मैं आपको सारे नहीं बता सकती, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, मैं उसे रिकॉग्नाइज करूँगी। ओके, अब हम मेन टेक्स्ट पर आते हैं। मेन टेक्स्ट में ये बात लिखता है कि परमानेंट मेंबर इंडिया को कारण बता रहा है यहाँ पे। एक तो इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया की है, तो इतने सारे लोगों के बिहाफ पे इंडिया बोलेगा, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो जाता है इंडिया को क्यों परमानेंट मेंबर होना चाहिए। दूसरा, इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और इसके अलावा इंडिया ने हर यूएन के हर इनिशिएटिव में यूएन का साथ दिया है। यूएन की पीस कीपिंग फोर्स, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है, वो भी हमने यूएन के साथ बहुत अच्छा तालमेल बना करके काफ़ी यूएन की हेल्प की है। इसके अलावा हमारी जो इकोनॉमिक एमर्जेंस है वो तो खैर सबको दिख ही रही है, इसीलिए हमको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। और इंडिया ने बजट में भी यूएन को फाइनेंशियल हर बार हर साल कंट्रीब्यूट करता है, और कभी भी ऐसा नहीं है कि कभी ना दी हो या कम दी हो, जितनी वो देता है उतनी देता है, रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हम करते हैं। देन अब इंडिया अवेयर है परमानेंट मेंबरशिप के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। इम्पोर्टेंस, अगर हमें परमानेंट मेंबरशिप मिल जाती है तो कंट्री के लिए क्या इम्पोर्टेंस होगी। कंट्री के लिए ये इम्पोर्टेंस होगी कि अगर परमानेंट मेंबरशिप मिल गई तो हमारी ये वर्ल्ड अफेयर्स में हमारी बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस दिखेगी, हम मोर इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे, ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और जब हम परमानेंट मेंबर बन जाएंगे तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है कहीं ना कहीं वो भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। ओके, देन अब ये तो बात हो गई इंडिया की। अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो ये बात कहती हैं कि इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं बनना चाहिए, तो क्या क्या कारण हैं हम यहाँ पर वो भी देखेंगे। कुछ कंट्रीज में से पहली कंट्री तो पता है, मान के चलो पाकिस्तान। पाकिस्तान के तो इंडिया से पर्सनल टसल्स हैं, तो पाकिस्तान तो कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया वीटो बिल्डिंग मेंबर बने, वो तो कोशिश ही नहीं करेगा, मतलब वो तो कोशिश कर रहा है कि ना ही बने। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया की न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज़ को लेकर के कंसर्न्ड है। कुछ कंट्रीज कहती हैं कि पाकिस्तान के साथ जो इंडिया की लड़ाइयाँ हैं, इस वजह से इंडिया एक इफेक्टिव मेंबर नहीं बन पाएगा, परमानेंट मेंबर, ठीक है, एक इफेक्टिव परमानेंट मेंबर बन ही नहीं पाएगा, इतनी अशांति पाकिस्तान के साथ सही नहीं है। फिर कुछ कंट्रीज कहती हैं कि इंडिया को अगर हमने ले लिया तो हो सकता है हमें ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और साउथ अफ्रीका को भी लेना पड़े, क्योंकि वो कहेंगे कि हमने क्या किया, हमको भी लो, हमको भी यहाँ भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमको भी लो। और कंट्रीज हो सकता है इन कंट्रीज को अपोज कर रही हूँ और इसी वजह से इंडिया को इंक्लूड नहीं होने दे रही हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है इंडिया को परमानेंट मेंबर बनने में, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। देखो जब कोल्ड वॉर एंड हुई तो अब लोगों को ये था कि क्या यूएन अब पहले जैसा रह गया है, क्या यूएस की डोमिनेंस को यूएन कैंसल आउट कर सकता है, ये कोशिश कर सकता है कि यूएन प्रिवेंट कर सकता है यूएस को कि वो जो भी
करना चाहता है अपना मन मर्जी का, वो ना कर पाए, जो चीज़ सही है वही करे। तो यही हम चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो यार, यूएस एक डोमिनेंट कंट्री है, ये सबको पता है, तुमने थर्ड चैप्टर में पढ़ ही लिया था। तो यूएस की पावर का कहीं मैच नहीं है और इसको इजीली कंटेन भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। और यूएस एक सुपर पावर है, इसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर इतनी है कि ये यूएन के किसी भी डिसीजन को इग्नोर कर सकता है, इसने किया भी है। वो जो कोलिजन ऑफ द विलिंग लेकर के चला था यूएस इराक में, वो एक साफ साफ दिखाता है, यूएन ने तो मना कर दिया था उस अटैक को, लेकिन यूएसए ने किया था, क्योंकि इसके पास मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर इतनी है कि यूएन कुछ मना भी कर दे तो ये इग्नोर करके जा सकता है उसको, ठीक है। देन जो यूएन में जो इन्फ्लुएंस है, अब ये तो बात हो गई यूएन के बाहर की। अब यूएन के अंदर की बात करें तो यूएन के अंदर यूएस का इतना इन्फ्लुएंस है कि यूएन को 10 बार सोचना पड़ता है। जो सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन का, जो पैसे देता है, पैसे कौन देता है? यूएस से देता है। अब जो 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 कंट्री सबसे ज्यादा पैसे देगी, ऑब्वियसली उस कहीं ना कहीं जिसको वो पैसे दे रही है उसका उसके ऊपर इन्फ्लुएंस रहेगा, ठीक है। फंडिंग यूएस से आती है। देन यूएन जो है फिजिकली कहाँ लोकेट करता है? यूएस टेरिटरी में, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं यूएस की अपनी टेरिटरी में यूएन है तो उसका भी इन्फ्लुएंस होता है। इसके अलावा कई सारे यूएस सिटीजन्स जो हैं वहाँ पे यूएन की ब्यूरोक्रेसी में है, और इसके अलावा यूएस के पास वीटो पावर भी है। तो कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन अगर पास होने की कोशिश करता है जो कि उसके इंटरेस्ट को प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो उसे वीटो कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों के होने के कारण क्या है, यूएसए के पास इतनी पावर भी आ जाती है कि वो सेक्रेटरी जनरल को चूज करने में अपना डिसीजन दे सके, ठीक है, अपनी राय दे सके। तो यूएसए कहीं ना कहीं इसको कैसे यूज करता है? स्प्लिट करने के लिए वर्ल्ड को, ताकि उसका ओपोजिशन कम हो जाए। अगर मान लो 10 कंट्रीज हैं, ठीक है, वो यूएसए को ओपोज कर रही है, किसी एक को, किसी भी एक कंट्री में से किसी व्यक्ति को अगर उसने सेक्रेटरी जनरल बना दिया, तो कहीं ना कहीं उसका ओपोजिशन रिड्यूस हो जाएगा, है ना, यूएस का, ठीक है, क्योंकि यूएस के पास बहुत पावर है सेक्रेटरी जनरल बनाने की। तो अगर ओपोजिशन में से किसी एक कंट्री के व्यक्ति को उसने वो बना दिया सेक्रेटरी जनरल, तो उसका ओपोजिशन रिड्यूस हो जाएगा। तो यूएस जो है ये भी कोशिश करता है कि उसका ओपोजिशन रिड्यूस हो यूएन के थ्रू, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को देख करके कह सकते हैं कि यूएन कोई एक सही मैच तो नहीं है, बैलेंस तो नहीं है यूएस को लेकर के, क्योंकि यूएन के अंदर ही बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है यूएस का, और अंदर तो है ही, यूएन के बाहर भी है, ठीक है। तो यूएन कोई सही बैलेंस नहीं है, लेकिन यूएन ने ये ज़रूर कोशिश की है कि यूएस और बाकी सारी कंट्रीज जो हैं उनमें डिस्कशंस हो सके, वो बैठ बैठ करके बात कर सके। यूएस के लीडर्स ऐसे तो क्रिटिसाइज करते रहेंगे यूएन को, लेकिन फिर भी ऐसा ऐसा समझते हैं कि यूएन ज़रूरी है, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज को ये एक साथ जो है वो, मतलब एक साथ ला करके एक जगह पर बिठा करके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की बात कर रहा है, ठीक है। और एक एरिना, यूएन पूरे वर्ल्ड के लिए यूएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है जहाँ पर यूएस से हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि यूएस का कोई मैच तो नहीं है, लेकिन फिर भी यूएन एक स्पेस तो प्रोवाइड करवा रहा है ना, जहाँ पर हम लोग यूएस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अब यूएन एक इम्परफेक्ट बॉडी है, मतलब परफेक्ट तो नहीं है जो यूएस को प्रिवेंट कर सके, लेकिन फिर भी अगर ये भी नहीं होगा तो वर्ल्ड जो है वो बदतर हो जाएगा, वो बहुत वर्सों हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्यों? इतना ज़्यादा हम आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी है कि हमारे ग्लोबल कनेक्शंस बन चुके हैं, ठीक है। और ये बड़ा ही अजीब सा हो जाएगा कि इतने कनेक्शन बने होने के बावजूद भी हमारे पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, विदाउट हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रह रहे हैं, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास यूएन जैसा नहीं है। तो ये होना ज़रूरी है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो,
एंड if you liked, please do hit that like button, subscribe my channel, stay tuned for more. पार्ट 5 की वेट कीजिएगा, जिसमें मैं सारे ग्रीन बॉक्सेस और जो CBSE के 3 नए टॉपिक है वो बताने वाली हूँ.